नमस्कार साथियों, मैं नवनीत कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे भैया और आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के साथ अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और जल्दी से आप क्लास में जुड़ जाया करो। रोज़ 7 बजे क्लास हो रही है भैया, GK GS की आपकी महत्वपूर्ण क्लास है। अभी जैसा कि लेखपाल का भी अब रिजल्ट आ गया, तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस और SI की भी वैकेंसी आने वाली हैं जल्दी ही। जून में, मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का और SI का भी। ठीक है भैया, चलिए और जुड़ जाया करो। रोज़ 7 बजे क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। बताइए भैया, स्वतंत्र तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक? देखिए हरित लवक तो आप अगर चाहे तो पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण क्या है, पौधों का रंग जो है हरा होता है, हरित लवक के कारण ही। क्वेश्चन कई बार आया है कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ध्यान रखना। हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। यहाँ हमारा बात चल रही है श्वसन तंत्र की, पादप कोशिकाओं की। तो बताइए किस में? ऊर्जा उत्पादन में। देखिए जिसे ऊर्जा का घर भी कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस, पावर ऑफ हाउस। अब आपको याद आ गया होगा, बताइए पावर ऑफ हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका। ध्यान रखना है हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? सूत्र कणिका, कणिका। और अगर इसकी खोज की बात करें तो 1886 में इसकी जो खोज की थी बोल्टमान ने की थी। ठीक है भैया, अल्टमान ने, अल्टमान लिख लीजिए, अल्टमान ने। ठीक है भैया, ये तो ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पावर ऑफ हाउस या जो मनुष्य का शरीर चल रहा है उसमें एनर्जी के लिए ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा घर। हाँ, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आया है ये भी, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। ऊर्जा घर कौन सा है? तो भैया आप बता देना, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक आप बता दोगे। राइबोसोम होते हैं, एक 50S प्रकार के होते हैं, एक 80S प्रकार के होते हैं। कई बार इनमें क्वालिटी पूछ ली जाती है राइबोसोम। तो राइबोसोम के होते हैं 80S, जो राइबोसोम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? 80S राइबोसोम। और ये 80S जो राइबोसोम प्रकार जो होता है, ये अच्छे, इनकी क्वालिटी बेहतर होती है। जो 50S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं उनसे बेहतर क्वालिटी किनकी होती है? 80S राइबोसोम। अब आप कमेंट्स में बताओ राइबोसोम का क्या कार्य है और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है भैया, तो अपना इसका आंसर कौन सा सही हो गया? बी आंसर सही आपका हो गया। ठीक है, और रोज़ 7 बजे क्लास हो रही है, आ जाया करो। ठीक है भैया, चलिए पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्वेश्चन पूछा गया गलत कथन बताइए। इसमें आजकल क्या है, अब आपका वीडियो का भी एग्जाम है अब आपका, तो ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे। और इसी टॉपिक से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के टॉपिक से ही आपके, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के टॉपिक से ही आपके पिछली बार वीडियो में 2 क्वेश्चन आए थे। आप पेपर देख लेना एक बार, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ भी आर्टिकल से ही है। थोड़ा आपके पेपर का लेवल थोड़ा चेंज होगा, स्तर थोड़ा चेंज होगा, उसी हिसाब से रखे गए हैं ऑप्शन भी। पिछली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से आए थे क्वेश्चन, किसमें? आपका जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, देख लेना आप कि उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, उसका निर्वाचन चुनाव आयोग, ये सब पूछा गया था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए आप रोज के रोज 7 बजे जुड़ जाया करो क्लास से। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा गया भैया कौन सा है? ठीक है, 61 पहला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है जी हाँ, 61 इम्पीचमेंट। और इस पर इम्पीचमेंट क्यों लगता है? अगर ये संविधान का क्या है भैया, उल्लंघन करने पर। ठीक है, बस ये बात जरूर ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर। ठीक है भैया, उल्लंघन करने पर क्या लगता है? इस पर इम्पीचमेंट लगता है। किस पर लगता है भाई? राष्ट्रपति पर। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। यहां पूछा गया गलत कौन सा है। दूसरा है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महाभियोग प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, ध्यान रखना भैया। 2/3 मतलब 3 में से आपके 2 सदस्य अगर पास करेंगे तभी वो पारित माना जाएगा। ठीक है भैया,
दूसरा क्वेश्चन, सॉरी लास्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, गलत है। अभी मैंने बताया आपको किस पर, संविधान का उल्लंघन, केवल और केवल यही एक आधार है कि जो से क्या है, किसी राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये गलत है आपका, यही गलत है। बात अगर अब हम राष्ट्रपति की कर लेते हैं थोड़ी सी, किसकी भैया, राष्ट्रपति की कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है एमपी और एमएलए दोनों ही भाग लेते हैं, एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ ये हैं। और क्या, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ध्यान रखना, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य ही भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है भैया, तो जी हाँ बिल्कुल भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है भैया। निर्वाचन सदस्य, जो राष्ट्रपति जिन सदस्यों को नामांकन करता है वो सदस्य कभी भाग नहीं लेते। जिन सदस्यों का नामांकन कौन करता है, राष्ट्रपति, वो कभी सदस्य किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के। केवल और केवल जो चुने हुए आते हैं, ठीक है, जो जनता द्वारा प्रतिनिधि जो चुने हुए आए हैं, केवल वो भाग लेंगे। और क्या इसके लिए पूछी जाती है कि कौन सी पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, एकल संक्रमण पद्धति, एकल संक्रमण पद्धति। अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा कि एकल संक्रमण पद्धति कहाँ अपनाई जाती है, एकल संक्रमण पद्धति। तो कौन से आर्टिकल में है इसका वर्णन, आर्टिकल 55 में है, यह भैया आपका आर्टिकल 55 में, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके निर्वाचन की पद्धति पूछ ले कि इसका निर्वाचन की पद्धति किसमें, आर्टिकल 55 में। ध्यान रखना, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति है, 61 में देखिए अभी क्वेश्चन ये बात चल रही है अभी, 61 में क्या है, 61 में इम्पीचमेंट है, ध्यान रखना। और 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति किसे, राष्ट्रपति को। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना। और 60 में, आर्टिकल 60 में, ये अभी आपका एसएससी का एग्जाम हुआ है, आर्टिकल 60 में क्या है, जो आपके एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आया था आर्टिकल 60 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ किसमें, आर्टिकल 60 में है। 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, जी हाँ। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि कौन से आर्टिकल में क्या है। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में है, राष्ट्रपति में है, ठीक है भैया, आर्टिकल 53 में हो गया। और आर्टिकल 57 इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, ये आर्टिकल 57, ये आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 में दे रखा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता हो। अब राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी भी बार खड़ा हो सकता है, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 57 में, पुनः निर्वाचन, ठीक है भैया, आर्टिकल 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन है, तो ध्यान रखोगे। और उसकी योग्यता पूछ ली जाती है कई बार, आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यता किसकी, राष्ट्रपति, ठीक है भैया, ध्यान रखना। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हो गया, 60 में शपथ हो गया, 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन हो गया, 58 में योग्यता हो गया। और ये आर्टिकल 123 और पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 123, आपका यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट सब क्वेश्चन रहा, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है भाई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 60 आप याद रखोगे, 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 57 में पुनः निर्वाचन होगा, 58 में उसकी योग्यता होगी, और 53 में आपको याद है संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी, और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 54 में क्या है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव, ध्यान रखना प्लीज, सभी याद कर लेना जरूर, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि कथन गलत, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन आता है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है, तो बिल्कुल नहीं चलाई गई, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, ठीक है। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति होता है, जैसा कि आपको सबको पता ही है, कई बार अगर ज़्यादा हल्का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन जाता। देखिए ऐसे क्या होंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें डाल सकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी होता है, इसके साथ साथ क्या है, और ये शक्ति भी होती हैं, तीनों सेनाएं होती हैं, उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को। और सभी 7 बजे रोज आ जाया करो, रोज के रोज 7 बजे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस बार, ठीक है भैया। चलिए बताइए, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह अभी जुलाई 2022 में क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में रहा था,
सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या, जो हमारा मोबाइल है ना, जो आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, और यहाँ तक कि जो आपके गाड़ी 4 व्हीलर जो होती है आपके, जो उसमें मैप चलता है, वो उसमें सब में, उस सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। जो आपके इलेक्ट्रिक गजट हैं, जितने गजट्स हैं जितने भी, ठीक है, उसमें सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज़ है। सेमीकंडक्टर का, घड़ी में भी आपका सेमीकंडक्टर का यूज़ है, ठीक है। जो आपकी गाड़ी है उसमें जो मैप चलाते हो, वो मैप जो है वो भी सेमीकंडक्टर की मदद से चलता है। जो आपके लैपटॉप है, मोबाइल है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो किसकी सहायता से चलती है, वो सेमीकंडक्टर की से। ये एक अर्धचालक होता है। क्या होता है भैया, ये अर्धचालक होता है, एक अर्धचालक होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक अर्धचालक होता है। तो अभी क्या हुआ था कि भारत ने जो है, ये भारत जो है सेमीकंडक्टर कहाँ से आयात कराता था, चाइना से आयात कराता था। तो वहाँ से आयात कराने में कुछ मात्रा में कम, या कह सकता हूँ कि पूर्ण मात्रा में बंद हो गया। तो फिर भारत ने अपनी ही सेमीकंडक्टर नीति शुरू करी है। तो वही यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पीछे इस क्वेश्चन के पीछे यही नीति है कि क्यों, क्योंकि भारत ने अभी कुछ समय पहले अपनी नीति शुरू करी है सेमीकंडक्टर की। कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में, ठीक है भैया, ये एकदम सही राज्य है। कौन सा है, गुजरात, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता है, बताइए भैया, गृह मंत्री। एक आपके लेखपाल में, पिछली वाले लेखपाल में क्वेश्चन आया था कि मुगल सल्तनत का अनपढ़ शासक कौन था। मुगल सल्तनत का अनपढ़ शासक, अनपढ़ शासक आप देख लेना, लेखपाल में आया था, ये लेखपाल में आपके, लेखपाल में आया था आपके, ठीक है। अनपढ़ शासक कौन था, ये अकबर ही था, ठीक है भैया, आपके अकबर ही था ये। और यहाँ पूछा कि गृह मंत्री कौन था, तो राजा टोडरमल थे। जी हाँ बिल्कुल, राजा टोडरमल थे अकबर के समय में। अकबर कब से कब तक शासन में रहा, 1556 में बैठ गया था, नहीं बैठ गया था गद्दी पर, और 1605 तक रहा लगभग, ठीक है। तो 1582 में एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि 1582 में इसने किस चीज़ की स्थापना करी थी, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना इसने 1582 में करी थी भैया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है। सुलह कुल की नीति भी अपनाई इसने, राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी बनाए। और जितना इसके समय में मुगल स्थापित हुआ था उतना और शायद किसी मुगल जो राजा रहे हैं उनके समय पर नहीं हुआ था, ठीक है। कई बार कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य किसके समय में स्थापित हुआ, सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय में करा, और सबसे ज़्यादा अच्छे जो राजपूत थे, मराठा थे, इनके साथ सबसे अच्छे संबंध किसके थे, तो वो किसके थे, अकबर के ही थे, ठीक है। चलिए सही है। अब क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा। अब ये पूछता कि जैसे कोई मान लीजिए रक्षा मंत्री होते, जैसे कोई रक्षा विभाग का कोई प्रमुख होगा तो उससे क्या बोला जाएगा, राजस्व विभाग का प्रमुख होगा तो उससे क्या बोला जाएगा, ठीक है भैया। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए भैया, बताइए जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम, बताएगा कोई, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भाग अर्थात गढ़ शहर और एक निचला शहर में विभाजित है, कौन है भैया बताओ। धौलावीरा, कौन है, धौलावीरा, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है भैया, जल्दी से बताओ। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक बताइए आप जल्दी से। द प्रेसिडेंशियल, अभी अम्बेडकर, लाइफ अम्बेडकर जो पुस्तक है वो किसने लिखी, अभी आपके एग्जाम में आई थी, लाइफ अम्बेडकर, अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ किसने लिखी थी, अम्बेडकर ए लाइफ किसने लिखी थी, आपके शशि थरूर ने, ठीक है, शशि थरूर ने लिखी है। और एक क्वेश्चन हो रहा था अनब्रेकेबल, हाँ अनब्रेकेबल पुस्तक किसने लिखी है, तो भैया अनब्रेकेबल पुस्तक जो है मैरी कॉम ने लिखी है, मैरी कॉम ने लिखी है, किसने लिखी है, मैरी कॉम ने लिखी है। और अभी हाल ही में एक पुस्तक और लिखी है, जल्दी से बताइए उसका नाम बताइए। अब आप, मैं आपको, मेड इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, आप इसका आंसर बताइए। मेड इन इंडिया 75
ईयर्स ऑफ, ठीक है लिखे भैया, ईयर्स ऑफ बिजनेस, ईयर्स ऑफ बिजनेस। बताइए किसने लिखी है ये पुस्तक, किसने लिखी है भैया बताओ? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, ठीक है भैया, अमिताभ कांत ने, जो कि किसके सीईओ रह चुके हैं पूर्व, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ठीक है भैया, जो किसके, नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। और इस बार जो ये G20 के जो शेरपा थे, ये इस बार G20 के शेरपा भी थे। शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत को। और इस बार का जो G20 था भारत में हुआ था, कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था। इस बार की थीम क्या थी G20 की? इस बार की थीम क्या थी G20 की? इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंब। क्या है? वसुधैव कुटुंब इस बार की थीम थी। 18वें नंबर का था। अब शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे, ठीक है भैया। और मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो अच्छी को पुस्तक एक पूछी जा सकती है किसने लिखी है, ठीक है। तो किसने लिखी है? प्रणब, सॉरी अब इसका आंसर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल ईयर्स, प्रणब मुखर्जी, ठीक है भैया, प्रणब मुखर्जी। बताइए ना किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था? प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था? 3 लोगों को मिला था उस वर्ष, बताइए। एक नानाजी देशमुख, एक प्रणब मुखर्जी और एक और थे तीसरे, जल्दी से बताइए। एक सर लोहित देशमुख थे शायद कोई तीसरे, बताइए जल्दी से किस वर्ष मिला था? पृथ्वी के वायुमंडल में किन 2 गैसों का सबसे अधिक प्रतिशत है? देखिए प्रतिशत उसी का होगा जैसे आपके तारे हैं, तारों का निर्माण जो हुआ है वो 2 गैसों से मिलकर हुआ है। 2 गैस सबसे ज़्यादा तारों में जो पाए जाते हैं, बस एक तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इन तारों का जो निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर सूर्य की बात करें तो इसमें ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर हुआ है। तो वायुमंडल में क्या पाया जाएगा आपका सबसे ज़्यादा? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किन 2 गैसों का प्रतिशत सबसे पूछा जाता कि तारों का निर्माण जो हुआ है किन गैसों से हुआ है, किन सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का सबसे ज़्यादा योगदान है तारों के निर्माण में। जो आपके पारसेक, जो दूरी मापने की इकाई है, वो भी तारों की ही दूरी मापती है। जो इनके तारों के बीच की दूरी है वो पारसेक दूरी है, ठीक है। 3.46 गुणा 10 की घात 12 क्या है? किलोमीटर। और अगर मीटर में बदलना हो तो 3.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। तो जो पारसेक है वो क्या है? इन्हीं के बीच की दूरी मापती है। जैसे इस तारे से उस तारे, इस पोल से उस पोल की दूरी मापेंगे तो किससे मापेंगे? वो पारसेक से ही मापेंगे भैया, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। उनसे किसकी दूरी मापती है? तारों की। रोज के रोज 7 बजे आप क्लास में आ जाया करो जरूर, ठीक है भैया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए भैया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल्दी बताइए भैया। नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है। देखिए अगर महानदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये आंसर नहीं है, आंसर आप बताइए। इसका उद्गम कहाँ से होता है भैया? इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ की सिंघवा पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ की सिंघवा पहाड़ी से उद्गम होता है इसका। उद्गम होता है, ठीक है भैया, उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के सिंघवा पहाड़ी से। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। सहायक नदी क्या है इसकी? शिवनाथ। ये पूछी गई है, शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है या किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? शिवनाथ, शिवनाथ की, ठीक है। शिवनाथ की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ईव है, एक ईव है, जोंक है, ठीक है। एक आपकी ईव हो गई, जोंक हो गई, शिवनाथ हो गई, और दूधी एक दूधी लिख लीजिए आप, ठीक है। अभी यही याद आ रही है, इतनी लिख लीजिए, लेकिन शिवनाथ जरूर याद रखना। और कहाँ से इसका उद्गम होता है? कई बार क्रम वाइज लगवाने को आ रही होती है, तो आप एक महानदी जरूर याद कर लो, क्योंकि महानदी ही छत्तीसगढ़ के सिंघवा पहाड़ी से निकल रही है। कई बार क्या इनका क्रम लगवाने के लिए आता है, तो क्या महानदी सबसे ऊपर आएगी, ठीक है, जो कि इधर की ओर बहती हैं, पूरब की ओर। तो कौन सी आंसर कौन सा हो गया इसका? इसका आंसर हो गया हमारा गोदावरी, ठीक है भैया। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। 2022 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताए भैया। ये किया गया सुमन बेरी को। किसे किया गया? सुमन बेरी को किया गया। बताइए भैया। विश्व स्नूकर कप किसने जीता इस बार का? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का जो विश्व स्नूकर कप जीता है वो
पहले यूरोपियन है वे, पहले यूरोपियन, यूरोपियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि विश्व स्नूकर कप किसने जीता? किसने जीता? लुका ब्रेसेल ने, लुका ब्रेसेल ने, ठीक है, लुका ब्रेसेल ने। 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? बताइए भैया, किसकी, किसकी पर किया? 2022 में एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, जल्दी से बताइए। कपिल देव त्रिपाठी, नरेश कुमार, बताइए, कोई बताएगा भैया कि 2022 में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया? क्यों भाई, किया गया? जल्दी से बताइए। ये किया गया संजय अग्रवाल की पर। किसके पर किया गया भैया? संजय अग्रवाल की पर किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ये आप कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन सी फसलें हैं, इसमें कितनी फसलें आती हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। चलिए, संजय अग्रवाल याद रखना। विश्व जल दिवस कब बनाया था भाई? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को। इस बार की थीम क्या है? एक्सीलरेटिंग चेंज, एक्सेलरेटिंग चेंज। बताइए भैया। पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बताइए आप। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह एकीकृत एडवांस एयर डिफेंस के तहत डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल है। बताइए भैया जल्दी से। यह सतह से हवा में नहीं, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है भैया। सतह से सतह है, सतह से सतह, ठीक है, सतह से सतह में मार करने वाली। तो पहला तो क्या हो गया? पहला गलत हो गया। एक और तो दोनों ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, केवल 2, ठीक है। भारत, अभी इसका और भी अपडेटेड वर्जन आ गए, पृथ्वी 3, पृथ्वी 4, वो आप बताइए कमेंट्स में बताना कि उनकी कितनी रेंज है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है भैया? पश्चिम बंगाल है। देखिए, उत्पादक सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा भंडारण में क्या है, तो आंसर बदल जाएगा। पंजाब, अगर पंजाब दे रखा होगा तो फिर आप पंजाब लगाओगे भंडारण में, लेकिन उत्पादक में क्या है? आपका पश्चिम बंगाल है, आपका सही आंसर है, ठीक है भैया। और खाने में आपको पता है, खाने में सबसे ज़्यादा बिहार है, ठीक है। बात करेंगे तो भात की, भात भी कह देते हैं इसे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताओ भाई, इसका आंसर बताओ कमेंट्स में जल्दी से एकदम। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जो है इसे जारी करती है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स कहाँ की संस्था है? यूएसए की संस्था है जो कि इसे जारी करती है। जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट्स में कि इसे कौन जारी करता है, आप एकदम आंसर बता दीजिए। तो भारत का आपके कौन सा नंबर है भैया? 161। देख लो स्तर कितना अच्छा हो गया है मीडिया का अपना। 161 हो गया 180 में से। और सबसे लास्ट का किसका है? 180वां, 180वां है अफगानिस्तान का। किसका है भैया? अफगानिस्तान का। और पहला किसका है? फिनलैंड का। किसका है भैया? सॉरी, नॉर्वे का। पहला किसका है? नॉर्वे का। पहला स्थान नॉर्वे का है, 180वां अफगानिस्तान का है, 161वां भारत का है। और अगर बात करें हम, क्या बात करें हम कि किस दिन मनाया था विश्व प्रेस दिवस? किस दिन मनाया था? तो मनाया था 3 मई को। किस दिन मनाया था भैया? 3 मई को। और इसकी थीम क्या है? थीम लिख लीजिए। इसकी थीम, कल विश्व प्रेस दिवस था, इसकी थीम लिख लीजिए। शेपिंग अ फ्यूचर, शेपिंग अ फ्यूचर, ठीक है भैया। एंड राइट, एंड राइट, ठीक है। शेपिंग अ फ्यूचर एंड राइट। ये पुस्तक किसकी, वो सॉरी थीम, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपकी थीम पूछ ली जाती है कई बार कि थीम किसकी है, तो थीम किसकी है? ये थीम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2023 की 3 मई को मनाया जाता है। शेपिंग अ फ्यूचर एंड राइट्स, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। 2023 में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन कप किस भारतीय जोड़ी ने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट लिख लीजिए इस बार। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता, ठीक है भैया। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। IAF का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात? केरल का है। किसका है भैया? केरल का। दूसरे नंबर पे ही है पुदुचेरी, ठीक है।
सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका केरल का है, और उसके बाद और शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा आगे कौन है? केरल में। लिंगानुपात में वही कौन होगा? केरल। देखिए जहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वहाँ लिंगानुपात का भी स्तर सबसे अच्छा होगा। और बात करें सबसे कम स्तर किसका है लिंगानुपात में, तो वो हरियाणा का है। ठीक है, तो याद रखना पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी है। बताइए भैया, सहायक संधि किसने शुरू करी थी? ये करी थी आपके लॉर्ड बेलेजली ने, लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, सहायक संधि। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्हीं के समय पर जो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो आज आपका सड़क निर्माण विभाग है, वो इन्होंने स्थापना करी थी। और 1855 में जो आपका विधवा पुनर्विवाह एक्ट था, विधवा विवाह एक्ट, ठीक है, वो भी इन्हीं के समय पर आया था। और जो आपका रेल चली थी 1853 में ट्रेन, ठीक है, मुंबई से थानों तक, वो भी इन्हीं के समय चली थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के। और व्यापगत का सिद्धांत जो दिया था, व्यापगत का सिद्धांत, इसका मतलब क्या कि जबरदस्ती जो है भारतीय राजाओं की जो है सत्ता इसने हड़पी थी। सबसे पहले वो कौन सी सतारा, कौन थी सतारा रियासत थी, सतारा को कुशासन। और अगर क्वेश्चन आए कुशासन के आधार पर, कुछ देखिए क्वेश्चन दो अलग अलग आएंगे कि सबसे पहले इसने किस भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय किया, तो वो है सतारा। क्वेश्चन अगर ये आए कि कुशासन के आधार पर किस रियासत को इसने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था, तो वो था अवध। वो क्या था भैया आपका? अवध। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखना, पहले में और कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध है, पहले के आधार पर सतारा है। और लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत दिया था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 1855 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट, 1853 में ट्रेन, इसी के समय चलाई गई थी। तो कुछ अब इंपॉर्टेंट जो भी रिपोर्ट आई हैं वो लिख लीजिए अब आप। ठीक है भैया, लिख लीजिए। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट किसने जारी की है अभी आपकी? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, रिपोर्ट अभी ये आई है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 89 मिलियन जो आपकी नौकरी हैं वो तो आपकी खत्म होंगी, और उसकी जगह जो है 66 लाख नौकरियों का सृजन होगा। ठीक है, वो क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी भैया क्या है, नौकरी भी कम होंगी। तो इसे किसने जारी किया है भैया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, मिक फोरम ने। इसके द्वारा और भी निकाले जाते हैं, उनके नाम लिख लीजिए, कई बार पूछ जाते हैं। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, टूरिज्म रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन जारी करता? वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, ग्लोबल हो गया, फ्यूचर ऑफ जॉब हो गई, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर इसकी बात करें हम किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1971 में इसकी किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है भैया, अभी आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, अवार्ड देखा नंबर पूछ जाते हैं कई बार। तो इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड कैसे मिला? फिल्म कौन सी है आपकी? फिल्म गंगूबाई। फिल्म कौन सी है? गंगूबाई। गंगूबाई को मिला। ठीक है भैया, फिल्म। और जो एक्ट्रेस हैं आपकी, एक्ट्रेस कौन सी है भैया? आलिया भट्ट। इन्हें मिला, आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट। और अगर एक्टर की बात करें तो राजकुमार राव, राजकुमार राव, इन्हें मिला। ठीक है भैया, राजकुमार राव को मिला। और अभी हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था कि जो पितरस है उसका डाइजेशन कौन करता? सॉरी, पितरस में किसका डाइजेशन होता? अब ये क्वेश्चन आया था आपके, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ, ये अभी आपके एमटीएस में क्वेश्चन आया था, और हमारी क्लास में मैंने अभी लगभग 3-4 दिन पहले कराया था साइंस से, कि जो बसा है, सॉरी ये था क्वेश्चन, कि बसा का संचय कहाँ होता?
बसा का संचय, ठीक है, कहाँ होता? तो ये कहाँ होता है भैया, बताइए जल्दी से बताइए। ये होता पितरस में। कहाँ होता है भैया? पितरस में, ठीक है, पितरस में होता। और अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराना कप कौन सा है विश्व का? ये एमटीएस के बाद चल रही है आपके, एमटीएस 2023 में जो आपके क्वेश्चन आए हैं, विश्व का सबसे पुराना कप, विश्व का सबसे पुराना कप कौन सा है? क्या है कि जो अरुण सर हैं उन्हें किसी बच्चे ने जो है पूरे क्वेश्चन एक पेपर पर लिख कर भेज दिए थे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो विश्व का सबसे पुराना कप कौन सा है भैया? विंबलडन कप, ठीक है भैया, विंबलडन कप, ये ध्यान रखना भैया। और एक था कि रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो यह भरतनाट्यम से, ठीक है। ये आपके एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन और भी हैं, अभी लिखे हुए नहीं है, ठीक है भैया। तो अगर रुक्मणी देवी का भरतनाट्यम से, विश्व का सबसे पुराना कप विंबलडन कप, बसा का संचय कहाँ होता है? बसा का संचय जो है पितरस में होता है, ठीक है भैया। इस बार क्वेश्चन जैसे फिल्म फेयर अवार्ड अभी मिला है, तो कौन सी हीरोइन को मिला, कौन से हीरो को मिला, एक्टर को कौन से को मिला, और ये रिपोर्ट किसने जारी की, ये देख लेना आप, ठीक है। सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है भैया? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत का जो बंगाल विभाजन था वो किसके समय पर हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय पर, 1905 में, ठीक है। इसी के समय जो है जो बंगाल में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो इसी के बाद हुआ था, ठीक है। तो भैया आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से एमटीएस का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। नमस्कार साथियों।